आंसर राइटिंग मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जैसे ही आप प्री कुछ सब्जेक्ट्स का 70-80% पोर्शन खत्म कर ले स्टैटिक पोर्शन का, तो आंसर राइटिंग आप स्टार्ट कर दें। उसको आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें। दिन का एक क्वेश्चन लिखें, हफ्ते में 2 क्वेश्चन लिखें, लिखें जरूर, ताकि वो चीज आपका वीक पॉइंट ना बने। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं यूपीएससी सीएससी 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 146 हासिल करने वाले सुचित्र शर्मा जी। सुचित्र शर्मा जी के बारे में बता दूं तो ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर्स ऑफ हिज बैच, क्योंकि मात्र 21 साल की उम्र में इन्होंने एग्जामिनेशन दिया है और इन्होंने कॉलेज से ही इस एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दी है। तो मुझे लगता है जितने भी एस्पिरेंट्स, क्योंकि आजकल बहुत अर्ली पीपल डिसाइड देयर करियर्स एंड हाउ दे हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, तो सुचित्र इज एन वंडरफुल एग्जाम्पल कि कितने अर्ली अगर आपका करियर डिसाइड हो जाता है तो उसको सही डायरेक्शन में आप किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। Congratulations, Suchitra, and welcome to Study IQ. Thank you, ma'am, on hosting me on this platform. Thank you from the heart. सुचित्र, मात्र 21 साल की उम्र में यू हैव बिकम ए ऑफिसर। किस तरीके से फीलिंग है? बिकॉज इट्स अ वेरी अर्ली स्टेज, पीपल डिसाइड देयर करियर्स अबाउट व्हाट दे हैव टू चूज, बट यू आर ऑलरेडी इनटू यूपीएससी सीएससी फाइनल लिस्ट। जी मैम, काफी जब रिजल्ट देखा तो मैम मैं तभी से स्टार्ट करूंगा। एक्सपेक्टेशंस मैम अपने आप से कुछ ज्यादा थी कि शायद टॉप 70 में अपनी जगह बना सकूं, ताकि दूसरी बार एग्जाम को देने का मौका ना देना पड़े, ताकि मैं साइकिल से मोक्ष प्राप्त कर सकूं। मगर मैम फाइनली रैंक 146 था, तो सेटिस्फेक्शन तो नहीं थी, मगर जब प्रोसेस के साथ एक्वेंट हो गए 2-3 दिन के बाद, तो ठीक लगने लगा मैम अभी। सुचित्र, क्यों यूपीएससी सीएससी? ये बहुत जरूरी होता है ये प्रश्न पूछना कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, आपका क्या मोटिवेशन था? मैम मेरी मैटरनल अंकल, मेरी कजन सिस्टर, मेरी मामू जी की जो बेटी थे मैम, वो ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर हैं वो। तो उन्हीं को देख के मैम ये मोटिवेशन रहा कि मुझे भी इस पाथ पे जाना है। तो मैम इस वजह से मैंने बहुत अर्ली चीज की तैयारी स्टार्ट कर दी और उन्हीं के राह को फॉलो किया। सुचित्र, जैसे मैंने सभी को बता दिया कि जैसे ही आप अपने कॉलेज में थे, आपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही ये डिसाइड कर लिया था कि बनना है और कोई एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो वो यूपीएससी सीएससी। मैं चाहती हूँ आप अपनी बेसिक से एकदम स्ट्रैटेजी बताएं कि फाइनली फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक आपने किस तरीके से अपने आप को फ्रेम किया, अपनी स्ट्रैटेजी को फ्रेम किया, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स आपसे रिलेट करेंगे कि कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है। मैम जैसे ही कॉलेज में एंटर हुआ तो स्टार्टिंग में कुछ डिफिकल्टीज रहती हैं, इनिशियल फेज में कुछ ऑब्स्टेकल्स रहती हैं। तो कुछ हेल्प मिली मैम, जिसकी वजह से जो प्राइम फोकस रहा मेरा पहले 2 साल, वो था कि स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से कवर करना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को अच्छे से बना लिया जाए ताकि प्री में कोई दिक्कत ना आए, और अच्छे से इन चीजों को पॉलिश कर लिया जाए ताकि कम टाइम में इनकी ज्यादा अच्छे से रिवीजन हो पाए। तो पहले 2 साल मैम कॉलेज कॉलेज में मैंने इन सब्जेक्ट्स पे फोकस किया। और मैम लास्ट ईयर जैसे ही मैम, मुझे डेट याद है, 1 जून 2019 में मैम मैंने न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो इनिशियली मैम मैं नोट्स बनाता था न्यूज़पेपर के, मगर वो कुछ वर्कआउट नहीं किया। तो मैम उस चीज को मैंने नोट मेकिंग को छोड़ के स्लोली ग्रेजुअली मैंने नॉर्मल करंट अफेयर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और कुछ वीडियोस जो थी जीएनके से रिलेटेड या और भी चीजों से रिलेटेड, तो स्टडी आईक्यू पे भी मैम मैं जरूर देखता था। गौरव सर वीडियोस बनाते रहे हैं मैम जीएनके से रिलेटेड, तो इंटरव्यू में उस चीज की भी हेल्प हुई, और जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे स्टडी आईक्यू से मैम, वो भी देखता रहा। यानी कि आप ये सजेस्ट करते हैं कि जो भी कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं पहले 2 साल अपने स्टैटिक पोर्शन को कवर करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और फिर आप डायनेमिक पोर्शन और करंट अफेयर्स के लिए आ सकते हैं। सुचित्र, आपने कहा कि न्यूज़पेपर पढ़ते थे आप, लेकिन इट वाज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, तो क्या ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ करंट अफेयर्स आपने अपने लिए बनाए? मैं वेबसाइट्स को रेफर करता था जिसमें क्विज, आरटीएम, डेली करंट अफेयर्स आते थे। उसको मैं बार बार पढ़ता था, मेमोराइज करने की कोशिश करता था, नोट्स नहीं बनाता था उनके, ताकि जितना रहे वो दिमाग में सेटल हो जाए। हम उसके उसके बाद मंथली कंपाइलेशंस को पढ़ता था। जो चीजें रहती थी फोकस की, वो मंथली कंपाइलेशन पे रहती थी कि मंथली कंपाइलेशंस को बार बार रिवाइज करना है। तो मैम आते आते जब साल खत्म होता है तो ईयरली कंपाइलेशंस आती हैं, तो फिर फोकस था कि उन ईयरली कंपाइलेशंस को अच्छे से पढ़ा जाए।
तो मैम इस तरीके से मैं अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा शिफ्ट करता रहा। सुचित्र, अगर मैं बिगिनर्स की बात करूं, क्योंकि आप बहुत सारे बिगिनर्स आपसे रिलेट करेंगे, आपने कॉलेज के पहले साल से इसमें तैयारी शुरू कर दी थी। जब आपका एक बार स्टैटिक कंप्लीट हुआ, किस तरीके से आप रिलेट करते थे स्टैटिक और डायनामिक को? मैम ये ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस है। जब आप स्टैटिक पढ़ते हो, उसको 2-3 बार रिवाइज करते हो, तो पहले तो मैम उस चीज को आप मेमोराइज करते हो, उसके बाद मैम स्लोली ग्रेजुअली उसको एनालाइज करते हो। तो मैम जब एनालिसिस हो जाए उसका अच्छे से और करंट आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो मैम वो ऑटोमेटिकली एक लिंक बनना स्टार्ट हो जाता है, तो काफी इजी रहता है स्टैटिक को रिवाइज करने के बाद करंट को पढ़ना। आपने अभी एक वर्ड मेंशन किया, एनालिसिस। वो कैसे आपने किया और उसको ग्रेजुअली किस तरीके से ये जो टेक्निक या कला होती है वो प्रिपरेशन में अपने इनकलकेट किया? मैम एनालिसिस तो एक पार्ट बन जाता है ऑटोमेटिकली जब कोई भी चीज को बार बार रिवाइज किया जाए। पहले तो मैम उस चीज को समझना कि अगर आर्किटेक्चर है तो वो कौन सा आर्किटेक्चर है। फिर मैम आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को बार बार जब हम एक बार पढ़ लेंगे कि फॉलोइंग राजा का ये आर्किटेक्चर रहा, तो मैम जब थर्ड स्टेज आएगी तो फिर पता चलेगा कि क्यों उस टाइम ये आर्किटेक्चर रहा, ये नहीं था। तो ऑटोमेटिकली मैम ये एनालिसिस की प्रक्रिया दिमाग में चलती रहती है। ये तो आपने बताया कि किस तरीके से कनेक्ट करना है, एनालिसिस कितना इम्पोर्टेंट है। अब मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि हमेशा ये स्टूडेंट्स में डिलेमा रहता है कि आंसर राइटिंग कब करनी है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कौन से स्टेज पे करनी है, तो आपने कैसे आंसर राइटिंग किया? मैम जैसे आंसर राइटिंग की बात की जाए तो मैंने काफी लेट स्टार्ट किया। मैंने ऑप्शनल पे ज्यादा फोकस रखा और जीएस की आंसर राइटिंग में कुछ कमी रह गई। इस वजह से मैम शायद मेरा रैंक कुछ पीछे रहा। तो मैम आंसर राइटिंग मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जैसे ही आप प्री कुछ सब्जेक्ट्स का 70-80% पोर्शन खत्म कर ले स्टैटिक पोर्शन का, तो आंसर राइटिंग आप स्टार्ट कर दें। उसको आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें। दिन का एक क्वेश्चन लिखें, हफ्ते में 2 क्वेश्चन लिखें, लिखें जरूर, ताकि वो चीज आपका वीक पॉइंट ना बने। सुचित्र, लेकिन आंसर्स को कैसे लिखना है? क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो वो बहुत ही थ्योरेटिकल होता है, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं वो काफी एनालिटिकल अप्रोच के रहते हैं, उसमें रहते हैं क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट। कैसे अटेम्प्ट करना है इन सारे क्वेश्चंस को? मैम आंसर लिखने का हमेशा एक तरीका रहता है। पहले तो आपने इंट्रोड्यूस करना है, फिर आपने जो भी क्वेश्चन की डिमांड है, यूजुअली मैम उसमें स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस या क्रिटिकल एनालिसिस की बात की जाती है। तो मैम वो 3-4 पॉइंट्स में इलेबोरेट करके और फाइनली कंक्लूड करना है। कुछ आंसर्स में कंक्लूजन की जरूरत रहती है, कुछ में नहीं रहती। तो इस चीज को मैम आसान बनाने के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो मॉडल आंसर्स रहते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के आप पढ़ लीजिए, मॉडल आंसर्स में हर चीज वेल प्रिपेयर्ड रहती है। आपको इंट्रोडक्शन दी होगी, आपको उसके पॉइंट्स दिए होंगे, आपको कंक्लूजन दी होगी। और मैम अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस काफी प्रिडिक्टेबल रहता है। मिनिमम मैम 70-80% मेंस प्रिडिक्टेबल रहता है। तो अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज को उठा के उसके आंसर्स को पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, उससे एनालिसिस जो आपका पावर है एनालिसिस में चाहिए, वो थोड़ी कम लगेगी और आप उस पावर को मेंटल आप उस चीज को दिमाग में रिटेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैम बस यही रहेगा कि ये चीज काफी आसान कर देती है प्रिपरेशन को। ये तो हमने प्रिपरेशन की बात कर ली, लेकिन ये बहुत जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरी जर्नी का, रिवीजन। रिवीजन आप कैसे करते थे? आप मंथली रिवीजन करते थे, वीकली बेसिस पे रिवीजन करते थे, क्वार्टरली रिवीजन करते थे? क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आप एक रिदम में रहेंगे जब आप रिवीजन करते रहेंगे। जी मैम, रिवीजन तो एक बहुत इसेंशियल पार्ट है। विदाउट रिवीजन ये पॉसिबल नहीं है कि इस एग्जाम को क्लियर किया जाए। तो मैम मैं टारगेट सेट कर लेता था कि पॉलिटी है तो पॉलिटी को एक बार रीड कर लिया, उसके बाद मैंने शिफ्ट कर लिया इकोनॉमिक्स पे या हिस्ट्री पे। तो 2-3 कंपोनेंट्स खत्म करने के बाद उस चीज को रिवाइज किया। जो पॉलिटी थी मैम, जैसे 1 मंथ के टाइम के बाद पॉलिटी को फिर से रिवाइज किया। मैम ये मैं ये देखता था कि कुछ चीजें जो होती हैं मैम कॉन्शियस में रहती हैं, फिर मैम कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाने में उनको कुछ टाइम लगता है। तो मैम अगर हम डायरेक्ट हफ्ते के बाद या पूरे कंपोनेंट को फिर से रिवाइज करेंगे, तो वो ये रहता है कि हमें भूल रहा है, वो चीज आ रही है, तो कुछ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम रहती है। तो मैं इसी चीज को फॉलो करता था कि टाइम दिया जाए, वो जो चीज है कॉन्सेप्ट है उसको सेटल होने दिया जाए दिमाग में, और उसके बाद पढ़ा जाए, ताकि एफिशिएंसी और जो मेरा एनालिटिकल पावर है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। सुचित्र, अगर हम इंटरव्यू की बात करें, क्योंकि ये आपका पहला इंटरव्यू था और पहले ही इंटरव्यू में आप सक्सेसफुल रहे हैं, तो किस तरीके से आपके दिमाग में कुछ कुछ प्री कंडीशंस होती हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप वो हमसे शेयर कर सकते हैं? और किस तरीके से आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा?
और आपने अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया? मैम जो मेरा इंटरव्यू था मैम अच्छा रहा, मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था इंटरव्यू को लेकर। बोर्ड मैम बहुत कॉर्डियल रहते हैं, कभी भी मेरे मेरे लिए तो ये नहीं था कि मुझे ग्रिल करने की ट्राई की गई। जो नॉर्मल चीजें थी मेरे ऑप्शनल जोलॉजी को लेकर वही पूछी गई मैम। तो उसके बाद उसी पे डिवेल किया गया और कुछ मेरे रीजन को लेकर जेएनके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो ओवरऑल मैम एक्सपीरियंस बड़ा कॉर्डियल था इंटरव्यू को लेकर और मैम काफी अच्छा रहा। प्री कंडीशंस मैम यही रहती हैं कि अ, आपकी एज, मेरे दिमाग में यही रहता था कि मेरी एज फैक्टर है तो वो मुझे पॉजिटिव बेनिफिट देगी या नेगेटिव बेनिफिट देगी। यूजुअली मैम एज का एक पॉजिटिव बेनिफिट रहता है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो ये भी था कि शायद ये एक पॉजिटिव बेनिफिट रहे। मैम मैंने अपने घर में बैठ के तैयारी की थी। कोचिंग भी मैम मैं जाया करता था मगर यूजुअली मैं जेएनके में ही तैयारी की मैंने अपने घर में, एक गांव में रह के। और मैम एक डिस्टेंस फैक्टर भी था। मैं ये भी एक कंडीशन थी कि शायद उनके दिमाग में ये चीज हो कि इंटरनेट बैन के दौरान एक एस्पिरेंट निकल के आया है काफी यंग, तो शायद वो मुझे बेनिफिट दे जाए। तो मैम आई थिंक मुझे बेनिफिट हुआ भी उस चीज। आई एम श्योर सुचित्र, और जिस तरीके से आप अपने बता रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो अपना पहला अटेम्प्ट होता है वो काफी लाइटली दे देते हैं, तो आप उन एस्पिरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि पहला अटेम्प्ट बहुत ही स्पेशल होता है, उसको लाइटली ना लिया जाए? जी मैम, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है वो जस्ट लाइक अ स्वॉर्ड, वो चीर सकती है किसी भी चीज को। बस उसको सही डायरेक्शन में आप यूज कीजिए। और अगर उसको अच्छे से वेल फोकस तरीके से रह के आप करेंगे प्री मेंस और इंटरव्यू में फोकस, तो मैम वो टाइम दूर नहीं रहता कि जब एस्पिरेंट अपना नाम लिस्ट में पा सकता है। सुचित्र, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा? मैं मेरी इंटरव्यू के प्रिपरेशन के दौरान मैं स्टडी आईक्यू को काफी फॉलो करने लगा। मैम जो गौरव सर थे मैम, उनकी जेएनके पे पूरी सीरीज थी, तो मैं उनके क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करता था वहां से कि कौन सी करंट में चीज है, कौन सी रही कौन सी नहीं रही। मैम अंकित सर से काफी हेल्प मिली कुछ कॉन्सेप्ट्स को शेप करने में। और मैम डेली बेसिस पे जो वीडियोस अपलोड रहती थी पर्टिकुलर किसी चीज को लेकर, इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर, तो मैम वो काफी अच्छे तरीके से इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से उसको एनालाइज किया जाता था। तो मैम वो चीज ने काफी हेल्प की मेरे इंटरव्यू के प्रिपरेशन में। Suchitra, we are very glad that we could be a part of your success story. Thank you so much for joining us in this interview session. It was absolute pleasure to have a very young, bright mind जिसने अपने पहले अटेम्प्ट में इस बेहतरीन एग्जामिनेशन में परचम फहराया है. Thank you and we wish you all the very best. Thank you, ma'am, hosting me on this platform.